सो हम ऑलरेडी जो है एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, उसे देखना, उसके बाद इस पे आना। ठीक है, देखो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हम इलास्टिसिटी की को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या जरूरत है। लॉ ऑफ डिमांड ने हमें जहां छोड़ा था, उसने कहा कि देखो, जब भी प्राइस चेंज होगी ना किसी कमोडिटी की, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट कितना आया है, हाउ मच, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट से हम सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन। डिग्री ऑफ ये जो डिग्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिस्पॉन्सिवनेस तो है ही, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड बदल रही है, तो रिस्पॉन्सिवनेस तो जरूर है, पर किस डिग्री की रिस्पॉन्सिवनेस है, वो डिग्री ही क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये डिग्री है जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड मिल रहा है हमें। रटने की कोशिश मत करना, समझो इसे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, कमोडिटी की डिमांड में, विथ रिस्पेक्ट टू किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से जो रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांड की, वो किस डिग्री की है, वो किस क्वांटिटी की है, वो किस मैग्नीट्यूड की है। बस यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे, जैसे इलास्टिसिटी जो है वो एस्टेब्लिश करती है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रही है, मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और जितनी हायर वैल्यू मिलेगी हमें, आंसर मिलेगा क्वांटिटी में, नंबर में, जितना हायर नंबर मिलेगा, जितना हायर वैल्यू होगी इलास्टिसिटी की, उसका कंक्लूजन ये होगा कि उतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्वांटिटी डिमांडेड में, प्राइस चेंज का उतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लार्जर द इलास्टिसिटी या लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, वी विल गेट लार्जर रिस्पॉन्स इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितना बड़ा इलास्टिसिटी का वैल्यू है, बस इलास्टिसिटी की वैल्यू को देख के पता चल जाएगा कि यार जो इंपैक्ट आने वाला है वो बहुत जोर से आने वाला है या बहुत स्लो या छोटा आने वाला है। ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल जाएगा, किसको देख के, इलास्टिसिटी को देख के। अभी एग्जांपल देखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि लार्जर वैल्यू देख के आप ये सब समझ पाओगे कि ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आएगा, है ना। आई होप मेरी बात क्लियर है। ठीक है, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की हो रही है ये बात, इलास्टिसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बड़ा चेंज क्या, हायर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, लार्जर इफेक्ट ऑफ प्राइस, प्राइस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, प्राइस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इट एक्सप्रेस द इंपैक्ट इन मैग्नीट्यूड, है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड में इंपैक्ट दिखा रही है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, हायर द वैल्यू, larger impact, for higher value it will be a larger impact। ठीक है, आगे चलते हैं। We will identify the category of goods on which magnitude elasticity of price change is larger or smaller। हम कैटेगराइज कर लेंगे उन गुड्स को इस ग्राउंड पे कि कौन से टाइप के गुड्स हैं जिसमें इंपैक्ट लार्जर आते हैं और कौन से टाइप के गुड्स हैं जिसमें इंपैक्ट लोअर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं अभी से, लग्जूरियस गुड्स जो होते हैं,
है ना, जो व्यक्ति अपनी लग्जरी के लिए इस्तेमाल करता है, जब उसमें प्राइस के बदलाव आते हैं, एग्जांपल टेलीविजन, तब जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जरा सी प्राइस हाई होती है, लोगों को लगता है यार ये बहुत महंगा हो गया, क्योंकि वैसे भी लग्जरी की कहानी है। इसका कॉन्ट्रास्ट सोचो नेसेसिटी पे। जो गुड्स नेसेसरी हैं, नेसेसरी गुड्स के लिए व्यक्ति प्राइस इंक्रीज होने पे भी अपनी डिमांड कम नहीं करता या स्लो कम करता है, क्योंकि वो नेसेसिटी है, उसके बिना उसकी लाइफ नहीं चलेगी। फूड हो गया, तो फूड की प्राइस इंक्रीज होने पे प्राइस में चेंज आया है, पर क्वांटिटी डिमांड में उतने बड़े चेंज देखने को नहीं मिलेंगे जितने बड़े चेंजेस लग्जरियस गुड्स पे देखने को मिलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी हाई होगी लग्जरियस गुड्स की, और प्राइस इलास्टिसिटी लो होगी नेसेसिटी गुड्स की या नेसेसरीज की। मेरी बात समझ में आई? तो मैग्नीट्यूड देख के हमें पता चल जाएगा यार ये गुड्स लग्जरियस कैटेगरी में जा रहा है या नेसेसिटी की कैटेगरी में जा रहा है। तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं गुड्स को, या कैटेगराइज कर सकते हैं गुड्स को विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर 10% का चेंज है प्राइस में, कोई सा भी गुड्स हो, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि यार क्वांटिटी डिमांड में तो 10% से भी छोटा चेंज है, दैट इज 5% है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जरूर नेसेसरी गुड्स होगा। और अगर मैं देखता हूं कि प्राइस में केवल 10% का चेंज था, लेकिन क्वांटिटी डिमांड, अगर सपोज प्राइस बढ़ी है 10% से, तो क्वांटिटी डिमांड गिर गई है 20% से, रेसिप्रोकल तो होता ही है ना, इनवर्स रिलेशन तो है ही। तो प्राइस 10% से बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड 20% से गिर जाएगी, इतनी जोर से गिर जाएगी, इस चीज को महसूस करो। अगर इतनी जोर से गिर जाएगी तो डेफिनेटली ये लग्जरियस गुड्स होगा। दिस इज हाउ वी कैन कैटेगराइज द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से हम गुड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमारी प्राइस, हमारी मतलब हमारी कमोडिटी की प्राइस, सिंस ओन प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड का, या किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट उसी की प्राइस का होता है। रिलेटेड गुड्स की प्राइस से भी ज्यादा, कंज्यूमर इनकम से भी ज्यादा उसी की प्राइस का होता है। और हमारे सिलेबस में तो है भी केवल प्राइस इलास्टिसिटी। तो इन दोनों रीजन से जब ये बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें जब भी प्राइस इलास्टिसिटी बोली जाए, उसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, उसका मतलब डिमांड इलास्टिसिटी होगा, या उसे आप सिर्फ इलास्टिसिटी भी कह सकते हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही बुला लेंगे, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। उसके अंदर कंज्यूमर इनकम में चेंज आने की वजह से भी चेंजेस आते हैं, रिलेटेड गुड्स की वजह से भी चेंज आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल प्राइस इलास्टिसिटी है। इसलिए केवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख के यही समझो कि वो प्राइस इलास्टिसिटी के लिए ही कंसेप्ट है। अकेला इलास्टिसिटी लिखा है तो भी वो प्राइस इलास्टिसिटी ही है। ये नोट इसलिए दिया है, बुक में भी दिया होगा तुम्हारी, ठीक है, उसे देखना। आगे चलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी कैन term it in a shorter way. We can term it as elasticity of demand, demand elasticity, और elasticity only। सिर्फ इलास्टिसिटी भी लिखा है तो उसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ही है। इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी लिखा है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब क्वांटिटी डिमांड का चेंज ओनली रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस ही देखना है हमें, दैट्स इट, राइट। अब देखो, एक है परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने की, है ना, एक होगी परसेंटेज मेथड, ये कैसे लगाते हैं हम अभी देखेंगे, और एक होती है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो ये परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड
के लिए कोई अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, सिंगल कंसेप्ट से ही दो मेथड बनी हुई है और कंसेप्ट उतना सा ही है कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। अब अगर इसको मैं परसेंटेज में निकालता हूं, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में लिया था कि 10% चेंज आया था प्राइस में, उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया था क्वांटिटी डिमांडेड में, तो ये परसेंट में बात कर रहा हूं, ये है परसेंटेज मेथड। और अगर वैल्यू वैल्यू में बात करूंगा, वैल्यू वैल्यू का मतलब प्राइस में 10 रुपए का चेंज, उसकी वजह से 3 कमोडिटी कम खरीदता हूं मैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 और प्राइस ₹5 का चेंज। तो यहां मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, परसेंटेज बोले ही नहीं मैंने, सुना तुमने परसेंटेज? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 रुपए प्राइस घट जाने की वजह से 3 कमोडिटी ज्यादा खरीदने लगे या वाइस वर्सा। यहां मैंने परसेंटेज बोला ही नहीं, ये क्या हुआ? प्रोपोर्शनेट मेथड। और अगर मैं कहता हूं 10% का प्राइस में चेंज आने से, 10% से प्राइस गिरी, उसकी वजह से 5% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, 10% की प्राइस गिरने से 5% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, परसेंट परसेंट बोल रहा हूं, 10% 5%, ये परसेंटेज मेथड है। कंसेप्ट उतना ही है, चेंज को एक बार परसेंटेज में देखा और चेंज को एक बार एब्सोल्यूट वैल्यूज में देखा। तो अगर चेंज को परसेंटेज में देख रहे हो, वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो परसेंटेज मेथड हो गई। और अगर चेंज को एब्सोल्यूट वैल्यूज में देख रहे हो, प्राइस को रुपीज में और क्वांटिटी को नंबर्स में, तो फिर प्रोपोर्शनेट मेथड होगी। इतना ही सिंपल है। ओके, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो पहले हम परसेंटेज मेथड की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर मार्शल ने ये मेथड दी है, इनके और भी नाम है परसेंटेज मेथड को, के साथ साथ आप इनको फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड या मैथमेटिकल मेथड भी बोल सकते हो। वन टाइम रीडिंग है। परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड में मैं कह रहा हूं बेसिकली ग्राउंड रियलिटी पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, एक जगह आप नंबर्स में काम कर रहे हो और एक जगह परसेंटेज में, दैट्स इट। इसलिए सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। एग्जाम में अगर वो मेंशन करता है कि परसेंटेज मेथड से कैलकुलेशन करो, तो ही थोड़ा दिमाग लगा के परसेंटेज में बातें करना। अगर वो मेंशन नहीं कहता, कहता है सिर्फ इलास्टिसिटी निकाल दो, तो इट्स ऑन योर ओन चॉइस, ये आपकी ही चॉइस पे है कि आप कौन सी मेथड लगा के सॉल्व कर देते हो। अच्छा, मेथड में क्या होशियारी की वो भी बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कॉमन सेंस की बातें हैं। पहले तो मेथड कैसे काम करती है, रेशो बना दो, रेशो मतलब कंपैरिजन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्वांटिटी डिमांड को न्यूमरेटर पर रख दो, परसेंटेज चेंज प्राइस को डिनोमिनेटर पर रख दो। इसका लॉजिक भी समझाया है मैंने, प्राइस का परसेंटेज ही डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्यों? प्राइस का परसेंटेज ही डिनोमिनेटर में आ रहा है बिकॉज प्राइस में ही पहले चेंज आएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा क्वांटिटी डिमांड में। इनिशिएट हमेशा प्राइस करेगी, रिस्पॉन्स क्वांटिटी डिमांड में मिलेगा, लॉ ऑफ डिमांड सिखाता है, राइट? तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला बन गया, लो कुछ हार्ड है इसमें। ईडी रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये चेंज का साइन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखो, एक होगा पुराना प्राइस, मतलब पुराना मतलब ओरिजिनल प्राइस, और एक उसमें आया होगा चेंज। एग्जांपल के लिए ले लो, ओरिजिनल प्राइस यहां पे देखो ध्यान से 100 है और न्यू प्राइस 110 है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें परसेंटेज चेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे? चेंज कितना आया है? अगर मैं कहूं कि चेंज कितना आया है, 10 रुपीज का चेंज आया है, चेंज इन प्राइस 10 है। और जब भी चेंज देखा जाता है तो ओरिजिनल से चेंज देखा जाता है, इसीलिए परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका हो गया चेंज इन पी, दैट इज रुपीज, हमारे एग्जांपल में देखें तो 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज 100, इट विल कम्स टू 10%, इंटू 100 कर लो परसेंटेज करने के लिए। तो चेंज इन प्राइस अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी, चेंज इन प्राइस अपॉन पी, यही है परसेंटेज चेंज। एग्जांपल में देख लो, ये रहा 10 रुपए का चेंज है, बेस क्या था 100, जहां से चेंज आया उसे बेस पर रखो और जितना चेंज आया न्यूमरेटर पर रखो, 10/100। क्वांटिटी पे भी ऐसे ही सोच लो,
चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी कितनी थी, सपोज पहले हम 10 यूनिट्स खरीदते थे, ये यूनिट्स में होगा ना, ये रुपीस में होगा। 10 यूनिट्स खरीदते थे, अब हम आ गए हैं 8 यूनिट्स पे, प्राइस बढ़ गई ना 10 रुपए से। देखो न्यू की प्राइस कितनी लिखी मैंने, 110। तो ओरिजिनल कितनी थी, इसको उस हिसाब से बना लेते हैं। ओरिजिनल थी 10 यूनिट और न्यू हो गई है 8 यूनिट। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो यहां पे चेंज कितने का है, 2 यूनिट्स का। और बेस कितना था, 10 यूनिट्स था। 2/10, 2/10 इंटू 100 कर लो, या 1/5 इंटू 100 कर लो। ये कितना आ गया, 20%। ये कितना आया, 10%। बस ईडी कितनी आ जाएगी, ये 20% है तो 20% डिवाइडेड बाय 10%, इनको कैंसिल कर दो, ये आ गया 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बदलाव आएगा। प्राइस 10% से बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 पे बढ़ जाती है। मतलब इलास्टिसिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, डिग्री क्या है रिस्पॉन्सिवनेस की, ट्वाइस। अब प्राइस में आप कितना भी चेंज कर लो, इस गुड्स के ऊपर इलास्टिसिटी यही रहने वाली है। तो अगर आप कहते हो कि मेरी प्राइस 3% से बढ़ी, तो आप कह दो कि क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ेगी, 3 का डबल, 6% से, है ना। 2 टाइम्स ये दिखा रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो बहुत एनालिसिस पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, जब भी प्राइसेस चेंज होती हैं वो एंटिसिपेट कर पाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ओके, ये थी परसेंटेज मेथड, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अभी समझाया कैसे होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल, इनटू 100 कर सकते हो परसेंटेज लगाने के लिए। अब आती है प्रोपोर्शनेट मेथड, वो यहीं से बनी है, कहीं नया नहीं है। मैं इसको ओपन कर दूंगा बस। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा था ना वहां, परसेंटेज, मैं अलग इंक में लिख देता हूं इसको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो क्या होती है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, ओरिजिनल इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, उसको ओपन कर दिया हमने, वही जो यूज कर रहे थे हम, उसी को लिख दिया, वैल्यूज में लिख दिया। इस बार परसेंटेज में हम बातें नहीं कर रहे, हम वैल्यूज में बात कर रहे हैं। इसको ओपन करा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, जानते हो तुम बेसिक, डेल्टा पी अपॉन पी डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो गया। बस इसको अरेंज करके लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। और इसका देखो थोड़ा बस रेसिप्रोकल बन रहा है, पी अपॉन क्यू। तो इसको सीधे याद रख सकते हो और इसे सीधे यूज भी कर सकते हो। देखो अभी आंसर निकालेंगे, डेल्टा क्यू, हमारे केस में डेल्टा क्यू कितना था, यहां पे निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू कितना था, 2 यूनिट। और डेल्टा पी कितना था, 10 रुपीस। वैल्यूज वैल्यूज लिखो, 2/10 इंटू प्राइस ओरिजिनल कितनी थी, 100, और क्वांटिटी ओरिजिनल कितनी थी, 10। ये देखो ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये तो कैंसिल, ये आ गया 2 टाइम्स, आंसर सेम आया। दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा। उसी से तो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से ही तो इसको डिराइव किया है, तो आंसर तो अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर तो सेम आएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये स्पेसिफाई ही ना हो, परसेंटेज मेथड यूज करो या प्रोपोर्शनेट, यू कैन गो बाय एदर वे, सीधे डेटा से ये लगा दो, डेल चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू, बस इतना सा होश रहना, वो होश में रहना कि ये तो उसी टोन पे जा रहा है कि चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में चेंज इन क्वांटिटी है, रेशो वही वाला है जो परसेंटेज में पढ़ा था, बट यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है। देखो सिर्फ चेंज चेंज लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखी है, यहाँ कहीं परसेंटेज यूज ही नहीं किया। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाले थे, तो ये तो उसी टोन पे जा रहा है। ये पी बाय क्यू
डिनोमिनेटर से ऊपर आया ना, तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, जब चाहे तब डिराइव कर लो यार, ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस, तो रटने की जरूरत नहीं है उसको, प्रोपोर्शनेट मेथड को। उसमें वैल्यू वैल्यू यूज हो रही है, देखो सब वैल्यू यूज हुई थी, 2, 10, 100, 10। और यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ देखो ये इस मेथड में जब मैंने सॉल्यूशन किया था, तो मैंने परसेंटेज परसेंटेज निकाले थे पहले, फिर वो परसेंटेज को डिवाइड किया था। बस वो परसेंटेज कैलकुलेट करके डिवीजन हो रहा है, इसलिए ये परसेंटेज मेथड हो गई। और यहाँ पे वैल्यूज में काम चल रहा है, इसलिए ये प्रोपोर्शनेट मेथड हो गई। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे तो परसेंटेज करके सॉल्व कर दो, फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते तो फिर यही करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में ही आंसर दिखाओ उससे, परसेंटेज मत निकालो। फॉर्मूला यहीं से शुरू करो हमेशा। अगर वो प्रोपोर्शनेट बोले तो पहले फॉर्मूला डिराइव कर लो, फिर आंसर कर दो। और अगर परसेंटेज ही बोल रहा है, मेथड ही परसेंटेज है, तो सीधे वैल्यूज पुट करो परसेंटेज निकाल के। आई होप इट इज क्लियर। सो ये हमारा तरीका होगा। मैं यहाँ पे जो बुक में एग्जाम्पल है वो ही तुम्हारे साथ सॉल्व करा देता हूँ, और उसमें दो कंक्लूजन है जो मुझे तुम्हें दिखाने हैं। ठीक है, अब बुक में जो पहला इलस्ट्रेशन दिया है वो कैसा है, देखो इलस्ट्रेशन 1। पहले तो बोल दिया कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी बोलता अकेला तो भी चलता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहा है। ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स। तो डिमांड तो बढ़ गई, प्राइस जरूर गिरी होगी। ड्यू टू, लिख भी रहा है ड्यू टू, रीजन क्या था, फॉल इन प्राइस, चेंज की जगह लिख रहा है फॉल इन प्राइस। और कितना फॉल करवा रहा है वो, ₹10 to ₹8। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, पर हम इसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज मेथड से। ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या कहती है, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू ले आएंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है, तो जितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, क्यू से डिनोट कर दिया करो हमेशा, इनटू 100। मैं अगर चेंज इन क्वांटिटी की बात करूं, सारा नॉमेनक्लेचर लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर मैं इसे नाम देना चाहूं, 4 यूनिट ओरिजिनल था और 5 यूनिट बाद में हो गया, चेंज कितना आया, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। इसे मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, इसको स्किप कर सकते हो। Q1 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 25%। सो न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया, 25%। अगली बात कर लेते हैं, इसको सबको वर्किंग नोट बोल सकते हो, वो आंसर हो रहा है ऊपर। दूसरा हम निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में परसेंटेज चेंज निकालने, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। प्राइस में चेंज कैसे आया है, यहाँ लिखा है 10 रुपए से 8 रुपए हो गई है, प्राइस कम हो गई है। तुम्हारे लिए लिख रहा हूं स्लो, नहीं तो सीधे समझना चाहिए कि -2 आएगी, है ना। और स्लो करूं, ये लो और स्लो। न्यू प्राइस 8 रुपीज थी, पुरानी 10 रुपए थी, ओरिजिनल 10 रुपए थी, इंटू 100। 2 रुपए से गिरी है ना, तो ये नेगेटिव साइन सीधे सोच सकते थे तुम, -2।
अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 20%। लेकिन कौन सा? माइनस का 20%, नेगेटिव 20%। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? ये माइनस का 20% आ गया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल, और 5 की टेबल से कर सकते हो तुम सॉल्व इसको, 5/4। ठीक है, मेरा तरीका 5/4 करने का बताऊं, 4/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1 प्लस 0.25, ये आ गया 1.25। तुम तुम्हारे तरीके से कर सकते हो, जिसे अच्छा लगा हो प्लीज इस तरह से फॉलो किया करो। ठीक है, ये 1.25 टाइम्स चेंज है, लेकिन कौन से साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इनवर्स है। और देख, हमें तो क्वेश्चन के डेटा में ही दिख रहा था, प्राइस फॉल हुई थी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई थी। तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि रिलेशनशिप इनवर्स है। और 1.25 क्या करता है? जितना चेंज किसमें आ रहा था? देखो ना, प्राइस में चेंज हुआ केवल 20% का, और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया 25% का। मतलब जोर से बदली ना, 20% से प्राइस कम हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड 20 से बढ़ती तो चेंज आता इक्वल, 1 वैल्यू आती, उसका मतलब 100% होता। ये 1.25 का मतलब 125% है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 20 का प्राइस, 20% के चेंज होने पे वो उधर 25% बढ़ रही है, जोर से बढ़ रही है। इलास्टिसिटी की वैल्यू देख के हम बता देंगे कि इंपैक्ट कैसा है। यही बात मैं तुम्हें समझा रहा था। ठीक है, तो हम इसको वॉच करके बहुत कुछ बता सकते हैं। और ये 1.25 ना अब जादू हो गया है। अब इस कमोडिटी की प्राइस कोई कहे कि यार एक्सपेक्टेड है कि कल ये प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी 10% से, तो 1.25 टाइम्स चेंज आएगा किसमें? क्वांटिटी डिमांड में। मतलब वो डिक्रीज हो जाएगी कितने से? 12.5% से। 10% के लिए 1.25 मल्टीप्लाई कर दो 10% में, 10% इंटू 1.25, दैट कम्स टू 12.5%। प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी डिमांड इतने से गिर जाएगी, और 10% से प्राइस कम करोगे क्वांटिटी डिमांड 12.5% से बढ़ेगी। मतलब एक बार अगर हमने ये रिस्पॉन्स निकाल लिया, हमने रिस्पॉन्स निकाल लिया है, हमने वो डिग्री निकाल ली है, अब किसी भी परसेंटेज के ऊपर एंटिसिपेट करना आसान हो गया कि प्राइस में आप x% चेंज करो, प्राइस में आप x% चेंज करो, तो क्वांटिटी डिमांड में 1.25x से चेंज आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। सो ये हमारा एक तरीका था। ठीक है, और ये परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर लिया। एक और इलस्ट्रेशन दिया है, उसे कैसे सॉल्व करें? उसे हम प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो अगले इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, व्हेन प्राइस rises from ₹8 to 10। दिमाग को चालू कर लो, प्राइस बढ़ रही है, पक्का क्वांटिटी डिमांड को गिराएगा, उसके बिना तो लॉ ऑफ डिमांड चलता ही नहीं ना। लेट्स सी क्या बोलता है। बोलता है डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट टू 4 यूनिट्स। तो डिमांड गिर गई है, 5 यूनिट थी पहले, अब 4 यूनिट है। चलो इस बार नॉमेनक्लेचर खेलते हैं थोड़ा सा। ओरिजिनल क्यू कितनी है? आंसर करो, ऐसा मानो कि मैं सुन रहा हूं। आंसर करो, ओरिजिनल क्यू कितना है? ढूंढो क्यू कहाँ है। यहां है क्यू, एक 5 एक 4 है। ओरिजिनल कितना था? 5। जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। न्यू कितना है? 4। पी पे देखो, ओरिजिनल पी कितना है? राइजेस फ्रॉम 8, 8 था।
P1 कितना हुआ 10। अगर मैं बोलूं चेंज इन क्यू कितना है, चेंज इन क्यू 5 से 4 हो गया, -1। इसे 1 मत लिखना, कम हो तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना। प्राइस का क्या हुआ, चेंज इन प्राइस 8 से 10 बढ़ रहा है, +2। ठीक है, मैं ईडी निकालना चाहता हूं प्रोपोर्शनेट मेथड से। अब प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला सीधे याद नहीं आ रहा, वैसे तो मैं थिंकिंग का तरीका बताऊं। चेंज चेंज वाला रिलेशन तो वैसे ही चलता है जैसे था, मतलब प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज, न्यूमरेटर पे चेंज इन क्यू, डिनोमिनेटर में पी, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो। पर ये मेमोरी करने का तरीका है, एग्जाम के लिए इतना लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है फॉलो इट, पर इतने भी लोड की जरूरत नहीं है। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, वहीं से शुरू हो जाओ इन प्राइस। लेकिन इसे यहाँ पे परसेंटेज निकाल के सॉल्व मत करो, मैं यहाँ परसेंटेज निकालूंगा ही नहीं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज निकाले थे 25%, 20%, मैं नहीं करने वाला। मैं ये वैल्यूज ही यूज करूंगा जो वैल्यूज मेरे पास हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज, तभी तो प्रोपोर्शनेट मेथड बनेगी। अच्छा, तो यहाँ तो परसेंटेज लिखा है सर, हाँ तो इसको परसेंटेज को हटा देते हैं, ले आते हैं वैल्यूज। कैसे आएगी, परसेंटेज इन क्यूडी, परसेंटेज चेंज का अभी कंसेप्ट सिखाया था, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। कोई होशियार यहाँ पे 100 मत लगा देना, नहीं सिखाया ये मैंने ऐसा कुछ भी, बनेगा ही नहीं यहाँ 100। क्या हम ईडी परसेंटेज में निकाल रहे हैं? अगर मैं ईडी परसेंटेज में निकाल रहा होता तो 100 आता, मैं तो ईडी परसेंटेज में निकाल ही नहीं रहा हूं। तो ये बेवकूफ़ी ना हो जाए, तो 100 याद करने की आदत हो जाती है, कहीं भी लगा दो। मैंने ईडी परसेंटेज में नहीं निकाली, एब्सोल्यूट वैल्यू में निकाली है। यहाँ परसेंटेज कभी भी नहीं आएगा, हमेशा ईडी एब्सोल्यूट वैल्यू में निकलेगी, वो यूनिट फ्री मेजर होता है। आगे पढ़ाऊंगा इस बारे में और। तो ये बेवकूफ़ी मत करना। आगे चलते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका तुम्हें पता है, इनको तो इग्नोर कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। आगे चलो, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट होकर आ जाएगा पी अपॉन डेल्टा पी। इसको चाहो तो अरेंज कर लो, डेल्टा सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो ये टाइम पास चाहो तो एग्जाम में कर लेना, 2 मिनट लगेंगे, ये बन गया यही वाला रिलेशन। ये देखो, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनेट मेथड आ जाए तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। और बाकी मैंने एक टेक्निक तो बताई थी कि रिलेशन चेंज चेंज पे तो वही रहता है जो ओरिजिनल था, उसको रेसिप्रोकेट कर लो ओरिजिनलिटी पे, ठीक है। जिसको जो जमता है वैसे करो। आगे चलते हैं। अब जब ये मैंने निकाल लिया तो क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है।